एक बहुगुणा जी के समय में बलिया के राम नगीना सिंह शिक्षा राज्य मंत्री थे, तो कहते थे कि हमारा सरकार में बीएचयू बनारस, बीएचयू गोरखपुर, बीएचयू इलाहाबाद, बीएचयू आगरा में बड़ा शांति है। आप आए दिन लोगों को टिकट देते हैं जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है, सत्ता पाओ और हड़पो, हड़पने के बाद जो है वो ईडी है उनके निशाने पर आओ, और अगर दबाव ऊपर से पड़े तो तुरंत दल बदल कर लो। अब जो आदमी हार्ड लाइफ से निकला है उसके लिए पदयात्रा करना या उसके लिए जो है मतलब कठोर राजनीति करना कठोर धरातल पर उतना मुश्किल काम नहीं है जितना चांदी के चम्मच वाले के लिए मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि उसको आराम तलबी की एक जो है वो पृष्ठभूमि मिली हुई। अगर पूरे देश को आपने 5 किलो राशन पर जो है क्या कहते हैं घुटनों के बल पर खड़ा कर दिया है तो आपको बाकी करने की क्या जरूरत है। भाई बोटी है, बोटी मिली है, लोग उसी एक बोटी में प्रसन्न रहे। आप पूरा हड़िया लेके बैठे हैं जो है क्या कहते हैं हड़िया में हाथ डाल के खा रहे हैं। कि ये जो छत्रप की राजनीति है दलित और ओबीसी पॉलिटिक्स में, क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर बनिया में हर आदमी अपने को छत्रप मानता है, कोई किसी छत्रप को मानने के लिए तैयार जल्दी नहीं होता। आपसे है कि आप खाना खा रहे हो और आप अपना जूठा जो है वो क्या कहते हैं एक टुकड़ा मीट का मुर्गे का जो है आप जो है वो क्या कहते हैं डॉगी की ओर फेंक दीजिए और डॉगी उसी को चाट चाट के खा के संतुष्ट रहे। ये स्थिति इन्होंने जो है दलित पॉलिटिक्स की बिहार में कर दी। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि किस किस विधायक से किस किस से क्या क्या डील हुई है और अब जो इनकी सरकार है वो कितने कंप्रोमाइज ढंग से आगे चलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। आपको महीने 2 महीने में दिखाई पड़ जाएगा कि अब जो बिहार सरकार है, अब जो बदले हुए सुशासन बाबू कम पलटू राम है वो कितना जो है समझौता करके जो है मतलब आगे चलेंगे। आपको बता, किसी की अम्मा चुनाव लड़ना चाहती हैं, किसी के पिता जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के राडार पर हैं कि वो हत्याकांड में दोबारा जेल भेजे जा सकते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो है एफिडेविट वगैरह भी लगाना पड़ सकता है, जवाब तलब होगा तो जवाब लगाना पड़ सकता है। और जिसके साथ केंद्र की सत्ता हो और राज्य में भी वो सत्ता आपके साथ हो उसकी सरकार गिरने का तो बहुत ही जो है निहितार्थ जो है वो राजनीतिक रूप से खराब होता है, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार की तो मट्टी पलीत खैर अभी ही हो गई है, उसके साथ बीजेपी की भी मट्टी पलीत हो जाती। आखिरकार नीतीश कुमार ने बिहार में अपना बहुमत साबित कर दिया। कई दिनों से बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम जारी था। कुछ विधायक इधर थे, कुछ इधर थे, कुछ छुपे हुए थे, कुछ छुपाए गए थे। तमाम ये घटनाक्रम चल रहा था। कहते हैं ना बिहार इज नॉट ए स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड। तो तमाम अटकलों पर विराम लगा और फिर भाजपा के साथ एक एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव सर पर है और बिहार से एक उम्मीद हमेशा रहती है कि वहां कुछ न कुछ आंदोलन, कुछ वैकल्पिक राजनीति की नींव बनेगी, रणनीति बनेगा। नीतीश कुमार इंडिया के पहले मीटिंग करवाने वाले पटना में नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ। और आज बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा मार्मिक भाषण दिया। कहा कि आप तो राम को भजते हैं, मैं तो इनको दशरथ के समान मानता था और अब मैं सीधे जनता के बीच जनता की सेवा करने जाऊंगा। क्या है सियासी मायने नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के और इंडिया गठबंधन का? राहुल गांधी 15-16 तारीख को बिहार में रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं औरंगाबाद में। तो क्या है ये सब मायने, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, वकील, बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं। तो इनकी नजर बिहार पे रहती है और इनकी दिलचस्पी भी बिहार की राजनीति में ज्यादा है। तो समझते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ और क्या है इसके मायने। स्वागत है सर। जी सर, नमस्कार जी। देखिए सर, आज विधानसभा में शेर भी पढ़ा गया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी जी जी। तो सवाल इस बात का है कि ये नीतीश पर तंज था बीजेपी के विजय सिन्हा का, या
तेजस्वी पे तंज था। हम्म। तो अभी तो ये तंज भले उन्होंने किसी संदर्भ में किया हो, लेकिन ये नीतीश पर ही लागू माना जाना चाहिए या माना जाएगा, क्योंकि बेवफाई तो उन्होंने की। भले जो आज जिस तरह दल बदल होते होते रह गया, कुछ लोग आए नहीं, बाद में विश्वास मत में आ गए, कुछ लोग इधर से उधर चले गए, हो सकता है कि उनके ऊपर ये बात कही गई हो, लेकिन ये बात 100% नीतीश पर लागू होती है कि यूं ही कोई बेवफाई नहीं करता, तो मतलब कोई ना कोई मजबूरी है कि भाई या तो उनका जो है उनके साथ रहते हुए दिल टूट गया, हम्म। या उनका इंडिया गठबंधन में जो वो चाहते थे दोनों हाथ में लड्डू, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट भी हो जाएं और मुख्यमंत्री पद भी न छोड़े जब तक वो प्रधानमंत्री न बने। हम्म। तो वो दोनों हाथ का लड्डू गड़बड़ा गया, क्योंकि उस समय लगा कि ये संयोजक बनेंगे, तो बिहार में ये लगातार मांग उठने लगी और लल्लन सिंह भी इस मांग के समर्थन में थे कि उनको इस्तीफा दे करके तेजस्वी को गद्दी सौंप देनी चाहिए। और इसका काफी एक मूवमेंट भी चला बिहार में, ये सब जी। घटनाक्रम के पहले। लेकिन इनको संयोजक उस समय बनाए नहीं, तो इनको लगा कि ऐसा ना हो कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के ही हम, तो मुख्यमंत्री हम्म। पद ही अपना संभाल लें। अब इनके साथ रहते और संयोजक वगैरह बनाया जाता तो छोड़ने का दबाव पड़ सकता था, और फिर पता नहीं प्रधानमंत्री बनते कि न बनते, पता नहीं हम्म। एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता कि नहीं मिलता। देखिए, एक और सत्ता की मलाई और एक और अनिश्चितता। अनिश्चितता माने संभावना है, लेकिन संभावना हमेशा पूरी तो नहीं होती, नहीं भी हो सकती है पूरी। तो संभावना जो है वो क्या वो कहते हैं, महागठबंधन में भी तो सीएम थे ही, कोई हटा थोड़ी था। नहीं नहीं, वो संयोजक बनते तो था कि संयोजक बने तो वो राष्ट्रीय राजनीति करें, वो केंद्र में की राजनीति करें, उत्तर में ये बिहार छोड़ दें। कहीं ना कहीं ये जी। दबाव था, और लल्लन सिंह भी उसमें थे। तभी लल्लन सिंह को इन्होंने बिल्कुल पैदल करके उनको हटाया और लल्लन सिंह को बिल्कुल एकदम किनारे कर दिया। पूरे जो ये सीन है, जो आपका विश्वास प्रस्ताव भाजपा में शामिल होना, कि सरकार में शामिल होना भाजपा के साथ, ये सारे सीन में लल्लन सिंह नहीं दिखाई पड़ रहे। हम्म। लल्लन सिंह बीच बात में एक आध दो बार उनका कुछ स्टेटमेंट इस तरह आया ताकि ये लगे कि हाँ हम हो तुम्हारे साथ हैं, हम्म। ये न लगे कि जो है हम असंतुष्ट होकर घर पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो संतोष की खिड़की उन्होंने खोल रखी थी। तो जी। ये दोनों हाथ में लड्डू चाहते थे तो लड्डू नहीं मिला। दूसरा, इनके बहुत ही निकटवर्ती लोगों पर था कि ये जो है ईडी के राडार में आ रहे थे। आज एक प्रहलाद यादव जो राजद से इनकी ओर डिफेक्ट करके जो है आया है, तीन तीन जो राजद के विधायक हैं, तो जी। प्रहलाद यादव के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा बालू माफिया है। हम्म। और ये खनन और इस सब को लेकर के ईडी जो है लगातार सबके ऊपर जो है वो रेड मार रही है। यहाँ भी रेड पड़ सकता था, आज नहीं तो कल। ये भी थी, दोनों हाथ में लड्डू भी नहीं मिल रहा था। इनको इनके अहम पर चोट लग गई कि इनको पहले ही मीटिंग में क्यों नहीं संयोजक बना दिया गया। फिर वो जो ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव कर दिया, उसी समय लग गया कि हम नीतीश कुमार बिदक जाएंगे। फिर वहां जो बिहार में मांग उसी के साथ उठने लगी कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं वो राष्ट्रीय राजनीति करें और जो है वो सत्ता इनको सौंप दें किसी तेजस्वी को। उसमें जदयू के भी लोग शामिल थे, जिसमें लल्लन सिंह की बहुत प्रमुख भूमिका थी। ये सारी पृष्ठभूमि है सर। जी। अब जब ये पलटी मार करके चले गए और इसने एक शब्द कहा कि अब खेला होवे, तो खेला हुआ सर। ये पहली बार है नीतीश कुमार के नवे शपथ ग्रहण के बाद कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के खेला ने नाको चने चबवा दिया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि एक और सत्ता की मलाई और एक और अनिश्चितता। अब अनिश्चितता क्या थी? तेजस्वी मान लिया कि अगर नीतीश कुमार आज हार जाते विधानसभा का जो उसमें जो है विश्वास मत, तो सरकार का इस्तीफा होता। हम्म। तो वैकल्पिक सरकार के पास चाहे जितने नंबर होते, अगर राज्यपाल उनको ना बुलाते तो आप क्या? हम्म। और राज्यपाल कहते हैं कि हाथ ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए जो है कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगेगा, फिर देखा जाएगा कि बने सरकार, हम किसी को बुलाएं न बुलाएं। तो कहने का मतलब कि आप एक और तो जो है सरकार भी आपकी जाती, जो विधायक लोग हैं,
और दूसरी ओर पता नहीं सरकार बनती कि नहीं बनती। तीसरी ओर जिसके साथ केंद्र की सत्ता हो और राज्य में भी वो सत्ता आपके साथ हो, उसकी सरकार गिरने का तो बहुत ही जो है निहितार्थ जो है वो राजनीतिक रूप से खराब होता है, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार की तो मिट्टी पलीत खैर अभी ही हो गई है, उसके साथ बीजेपी की भी मिट्टी पलीत हो जाती। कहा जा गया कि गृह मंत्री जो है इन्होंने आपके शाह साहब ने, अमित शाह ने जो है बिहार का की कमान संभाल लिए, पूरा मैनेज किया है और पूरा रात भर पैर पकड़ा गया, मिन्नतें की गई, सारे जो है वो जो शिकायतों को दूर करने के वादे किए गए, जो विधायक रूठे हुए थे उनको घर घर जाके मनाया गया, कहीं पुलिस से मनवाया गया, कहीं जो है खुद जाके मुख्यमंत्री ने मनाया। ऐसा ऐसा सब जो है सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। फिर आपके जीतन राम मांझी, जिनको मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उस मुख्यमंत्री पद के ऑफर से उन्होंने उधर सौदेबाजी करने की कोशिश की, क्योंकि जीतन राम मांझी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम 4 मेंबर हैं और हम जो है वो क्या कहते हैं, चाहे मामला फिर यही कि हम अगर इनकी ओर लालू की ओर जाते हैं और अगर राज्यपाल ने हमको नहीं मौका दिया, बुलाया नहीं शपथ ग्रहण के लिए, तो क्या होगा। फिर जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। जीतन राम मांझी कोई बहुत सुयोग्य प्रशासक नहीं रहे हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी सब गड़बड़ियां हैं। तो ईडी तो कभी भी कहीं किसी का दरवाजा खटखटा सकती है, इनकम टैक्स तो कहीं जा सकती है, सीबीआई तो कहीं जा सकती है। तो जीतन राम मांझी का भी जो है वो डामाडोल मामला था। फिर जो कहा जा रहा था कि 6 विधायक और 9 विधायक और जो है ये नहीं आए मीटिंग में, ये जो है गायब हैं, ये हैं, सबको एक एक को गोधरिया करके जो है मनाया गया। गोधरिया समझ लिए, मुख्यमंत्री ने पहली बार, नीतीश कुमार जी ने जो है वो, उनका अहंकार पर कितनी चोट लगी होगी गोधरिया करने में। तो इस तरह जो है मान मनौवल करके जो है ये पाला बदला गया और सवेरे ही सोशल मीडिया पर आ गया कि रात भर गोधरिया और जो हुआ है और जो है पुलिस लगाया गया है, कहीं पुलिस ने उठाया है, कहीं ये हुआ है। फिर किसी की अम्मा चुनाव लड़ना चाहती हैं, किसी के पिता जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के राडार पर हैं कि वो हत्याकांड में दोबारा जेल भेजे जा सकते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो है एफिडेविट वगैरह भी लगाना पड़ सकता है, जवाब तलब होगा तो जवाब लगाना पड़ सकता है। तो अगर उसमें जो है हत्याकांड वाले में कौन है? आनंद मोहन सिंह। अच्छा, क्या वो मामला, उनकी पत्नी भी चली गई उन, उधर, बेटा? नहीं तो उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ना चाहती है मुंगेर से, लवली आनंद। और उनका जो है जो दूसरा बेटा है वो, उसको भी कहीं से विधानसभा चुनाव लड़ना है। यहाँ तो कुनबा है ना कि भाई एक आदमी हो गया तो पूरा कुनबा सब टोटल होना चाहिए, आपसे बता रहे। काहे 2 भाई हैं तो जो है एक भाई जो है एमएलए रहेगा या मंत्री बनेगा और एक भाई पैदल रहेगा। अम्मा की अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और पिता जो है वो क्या कहते हैं मतलब छूट के आए हैं, आउट ऑफ द वे। उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है और तो और उनको कह दिया कि आप अपना पासपोर्ट जमा कीजिए और थाने में 15 दिन में हाजिरी लगाइए। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो स्टेट गवर्नमेंट से जो एफिडेविट वगैरह मनाया जाएगा, अगर मान ली सरकार इनकी गिर जाती, ये आपके क्या कहते हैं ये न जब पाला बदलते ये, और अगर नीतीश की सरकार रह जाती तो एफिडेविट क्या लगाती वो, ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। विंडिक्टिव गवर्नमेंट है, बीजेपी की भी विंडिक्टिव गवर्नमेंट है। तो इस तरह जो है वो आपका क्या कहते हैं रात भर सब चीजों को जो है मतलब मैनेज किया गया, मनुहार किया गया, गोधरिया किया गया, पुलिस लगाया गया, पुलिस से खिंचवाया गया। जो रात में तेजस्वी के यहाँ ये चेतन आनंद थे तो पहले ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे थे और बाद में जो है पुलिस से उनको ले जाके वहां उनको बरामद कराया गया, मतलब बरामद करा के उनके घर पहुंचाया गया। क्यों? ये सब जो है लगता है जैसे प्री स्टेज जो है ड्रामा हुआ कि ऐसे होगा वैसे होगा, और वो इधर इसलिए थे कि वो यहाँ देख रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी बन रही है, क्या ये लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं और इनकी कोई बी वो भी है, बी प्लान है, सी प्लान है, कैसा होगा तो क्या होगा और वैसा होगा तो क्या होगा। तो आज जो हुआ है उसमें तो बी प्लान और सी प्लान यही था इनका कि अगर भाई बहुमत था, वो विपक्ष में थे, जब नीतीश चले गए तो विपक्ष में थे, विपक्ष में वो हैं।
हारते तो खबर नीतीश वाली बनती कि जो है भाजपा का जो है केंद्र का बर्दाश्त होते हुए और नीतीश जो है वो क्या कहते हैं हार गए। उनके जीतने की उतनी खबर नहीं बनती क्योंकि वो तब भी विपक्ष में थे, अभी विपक्ष में है, तो उनका क्या नुकसान हुआ। हाँ, उन्होंने जो खेला किया तो आपको जो है रात भर लोगों का पैर पकड़ने का, मनुहार करने का, मनाने का, अंदर खाने, डील करने का। अभी अब आने वाले समय में पता चलेगा कि किस किस विधायक से किस किस से क्या क्या डील हुई है, और अब जो इनकी सरकार है वो कितने कंप्रोमाइजिंग ढंग से आगे चलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको महीने 2 महीने में दिखाई पड़ जाएगा कि अब जो बिहार सरकार है, अब जो बदले हुए सुशासन बाबू कम पलटू राम है, वो कितना जो है समझौता करके जो है मतलब आगे चलेंगे, आपको बता। जी। अभी तक अभी तक तो नीतीश के बारे में माना जाता था कि वो जल्दी जो है वो प्रशासन में समझौता नहीं करते। अब अगर डील करेंगे तो डील करने में कितना समझौता उन्होंने किया होगा, उसका क्या क्या आगे असर आएगा, ये देखने की बात होगी। बाकी भाषण, तेजस्वी यादव ने आज एक स्टेट्समैन के रूप की तरह भाषण दिया, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया और मीठे मीठे ढंग से ही सबको धोया। यहां तक कि जो उसके अपने मेले नहीं आए उनको भी कहा कि भाई, उनके लिए भी उसने कोई जो है अनादर सूचक शब्द नहीं निकाला, जबकि सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने तो बड़ा व्यक्तिगत आक्रामक अटैक। शैली में भाषण दिया कि जो है मतलब क्या कहते हैं, जो लोग नहीं आए विधायक उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। इसने कुछ नहीं कहा, आपसे बता। लेकिन इसके साथ ये जो आपका बिहार में नाटक हुआ है, ये जातिगत जनगणना के बाद हुआ है, जी। और जातिगत जनगणना में बहुत चीजें जो है क्या कहते हैं स्पष्ट हो गई हैं, और स्पष्ट होने के साथ साथ जो है वो लोगों को एक मोटा मोटी अपनी ताकत का भी अंदाजा हो गया है। और ये हो गया है कि अगर हमारा और ये समीकरण रहेगा तो आगे आने वाले चुनाव में हम और मजबूती के साथ लड़ेंगे, और ऐसा तेजस्वी के भाषण से भी परिलक्षित हुआ। सर, जी। चलिए, एनडीए में भी तो प्रधानमंत्री पद का या कन्वीनर का पोस्ट तो खाली नहीं है, तो वो उस तरह से समझिए कि खाली एक दिवा स्वप्न बन के रहेगा। लेकिन एक बात तो मैं दलित पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार में दलित के 2 दल हैं, एक जीतन राम मांझी का है, हम, और एक इधर पासवान जी का है, लोक जनशक्ति पार्टी। नीतीश कुमार ने हाउस के अंदर जीतन राम मांझी को जितना बेइज्जत किया था, तुमको कुछ आता है जी? तुमको कुछ आता है? याद है ना? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। और जितना बेइज्जत, कोई स्वाभिमानी आदमी जो है ताल ठोक देता है वहीं पर। अब तो सरकार में शामिल हैं, क्या ये लोग अपनी, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान तो नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़वा रहे थे, वो भी एनडीए के पार्ट ही है। क्या इन लोगों में कोई इस तरह का स्वाभिमान कुछ भी बचा हुआ है कि पोस्ट पाने के लिए कुछ भी कर सकता है? जी। देखिए, इस पर मैं बहुत ही कड़ी बात कहना चाहता हूं, लेकिन वो असंसदीय हो सकती है। नहीं, असंसदीय छोड़ के बाकी कह दिया जाए। हाँ, तो नहीं, कहने की बात यह है कि आप खाना खा रहे हो और आप अपना जूठा जो है वो क्या कहते हैं एक टुकड़ा मीट का, मुर्गे का जो है, आप जो है वो क्या कहते हैं डॉगी की ओर फेंक दीजिए, और डॉगी उसी को चाट चाट के खा के संतुष्ट रहे। ये स्थिति इन्होंने जो है दलित पॉलिटिक्स की बिहार में कर दी। चिराग पासवान और नीतीश का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। चाचा भतीजे की लड़ाई जग जाहिर है। चाचा पर जो है वो क्या कहते हैं उनका नीतीश कुमार का स्नेह जग जाहिर है। चाचा पर बीजेपी का स्नेह जग जाहिर है। चिराग पासवान को बीजेपी ने पिछले चुनाव में विधानसभा में इस्तेमाल किया, और जो है वो क्या कहते हैं उनको जो है जहां जहां नीतीश के जो है बहुत उम्मीदवार थे, वहां उन्होंने चिराग पासवान ने जो है क्या कहते हैं अपने अपने प्रत्याशी उतार करके उन सीटों पर जहां ज्यादा यू थी उनको जो है हराने का काम किया, और जो है आपस में इतनी शत्रुता थी। लेकिन अब भाई सवाल है कि जब आपकी सहूलियत की राजनीति आप चल रही है, कि आपकी सहूलियत की राजनीति में आपको क्या फायदा है, स्वाभिमान गया ठेंगे पर। जी।
नीत की बात ही नहीं है, अपने समाज की बात ही नहीं है। और मैं आपके चैनल पर कई बार पहले भी कह चुका हूं कि ये जो छत्रप की राजनीति है दलित और ओबीसी पॉलिटिक्स में, क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर बनिया में हर आदमी अपने को छत्रप मानता है, कोई किसी छत्रप को मानने के लिए तैयार जल्दी नहीं होता, आपसे बता। जी। और दलित पॉलिटिक्स में और ओबीसी में छत्रप की राजनीति हो गई। तो जो छत्रप की राजनीति हो गई है, तो छत्रप अपनी सहूलियत के अनुसार राजनीति करते हैं। उनको अपनी कौम का वोट केवल जो है वो क्या कहते हैं, अपने बल को प्रदर्शित करने के लिए चाहिए, उनके भले के लिए नहीं चाहिए। खाली ये कि वो उन वोटों के बल पर राजनीतिक सौदेबाजी करके अपना और अपने पूरे कुनबे का कितना भला कर सकते हैं। अब जीतन राम मांझी के साथ जो लोग भी एमएलए हैं, उनका लड़का ही है, उनकी समधिन है, 4 में 3 तो यही हो गए। आपके जो है वो चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं, 2-2 चाचा हैं। तो चिराग पासवान के साथ भी वही स्थिति है। अब बाकी और कोई वहां दलित लीडरशिप उस तरह जो है मतलब उभरी नहीं है, आप समझ लीजिए, आप बता रहे। तो कुल मिला के दलित राजनीति के नाम पर जो है जो छत्रपगिरी है, और छत्रपगिरी में जो सहूलियत की राजनीति है, कोई नीतिगत राजनीति नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? इस तरह के जो है आपके फोर्सेस जो है वो लगभग हर स्टेट में, जैसे दलित पॉलिटिक्स राम अठावले करते हैं, जो भी केंद्र में मंत्री हैं, जी। आपके महाराष्ट्र के रामदास अठावले। तो रामदास अठावले कौन से दलित का लाभ करा? हम्म। दूसरे छोर पर प्रकाश अम्बेडकर हैं। तो प्रकाश अम्बेडकर जो है वो क्या कहते हैं, मान लीजिए एकला चलो थे, अभी महाआघाड़ी में शामिल हुए, तो अब देखना पड़ेगा कि अभी क्या पोजीशन उनकी होगी। और आपके रामदास अठावले तो सीधे सीधे बीजेपी की गोद में बैठे हुए, तो दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं। या वो जो है एक टुकड़ा जो उनकी ओर फेंक दिया गया है, उसको लेके बस जो उसी में मगन है कि हाँ हम हैं। किस दलित का क्या भला कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं, मैंने इलाहाबाद में आपके शहर में ही अपने एक व्याख्यान में कहा था कि कुछ अम्बेडकरवादियों और समाजवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो आ ही रहा है। देखिए, आपका समाजवादी और आपके जो दलित पॉलिटिक्स और ओबीसी, ये जो छत्रप की राजनीति हो गई है, सहूलियत की राजनीति हो गई है, इसने पूरे आपका क्या कहते हैं, जो आपका चुनावी संरचना है उसको जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्यों? कि इनके थोड़े से लाभ के लिए ये अपनी पूरी कम्युनिटी का जो है क्या कहते हैं हित जो है वो क्या कहते हैं गिरवी रख देते हैं। और वो देश के बृहत्तर हित में जो चुनाव में जो देश का बृहत्तर फायदा जिसमें होता है, वो गौड़ हो जाती है। और क्षुद्र राजनीति जो है वो क्या कहते हैं उस सर पर चढ़ के बोल रही है। आप खुद बताइए, अगर जो है केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको अपने मशीन पर, उनको अपने छत्रप की राजनीति पर, उनको अपने ईडी पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर अगर भरोसा न होता, तो चुनाव में जाने के पहले का जो भी अंतरिम बजट आया उसमें एक लोक लुभावन जो है क्या कहते हैं मतलब आपने कदम नहीं उठाया। आप अपने को बता दें कि हम साहब बहुत हार्ड हिटिंग हैं और जो है यूपीओ ने सब गुल गोबर कर दिया था, हम पटरी पर लाए, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आपने एक लोक लुभावन नहीं किया, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम 370 जीतेंगे और हमारे जो है मिलकर के 400 जीतेंगे। और आपने एक लोग लुभावन, तो कैसे वो वोट किस आधार पर लोग दे रहे हैं? तो आपको कहीं ना कहीं भरोसा है ना कि जो है वहां छत्रप संभालेंगे, बचा खुचा मशीन संभालेगी। हम चाहे जो है वो लोक लुभावन कोई चीज घोषणा करें चाहे ना करें। अगर पूरे देश को आपने 5 किलो राशन पर जो है क्या कहते हैं घुटनों के बल पर खड़ा कर दिया है, तो आपको बाकी करने की क्या जरूरत है? हम्म। भाई बोटी है, बोटी मिली है, लोग उसी एक बोटी में प्रसन्न रहे। आप पूरा हड़िया लेके बैठे हैं, जो है क्या कहते हैं हड़िया में हाथ डाल के खा रहे हैं। चंपारण मटन। चंपारण मटन हो या कोई चिकन हो, या जो है वो चिली चिकन हो, या मंचूरियन हो, कोई भी हो, आजकल तो भाई यूनिवर्सल हो गया है। ग्लोबल युग में हर चीज ग्लोबल हो गई है। लिट्टी जो है आजकल जो है कश्मीर के लोग खा रहे हैं, स्टफ्ड पराठा कह के। छोला भटूरा जो है वो क्या कहते हैं आपके तमिलनाडु के लोग खा रहे हैं।
और अब बिहार इडली के डोसा गांव में खा। चाउमीन चल रहा है। हाँ, बिहार के बिहार गांव के में गांव में, हाँ, चाउमीन तो छोड़िए सर, वो मोमोज मोमोज। आपके जो है बक्सर उक्सर ऐसी जगह पर, मैं एक बार अभी पिछले दिनों गया था तो देखा मोमोज बिक रहा है जगह जगह। आप कोई मोमोज अभी 5 साल पहले तक जानता था कि मोमो क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन के युग युग में थाई खाना हो गया है, मैक्सिकन खाना हो गया है, लेकिन एक आदमी भर प्लेट खा रहा है और एक आदमी ने उसमें से एक टुकड़ा आपकी ओर फेंक दिया, आप उसी में मगन है। और उसकी वजह से आप इतनी बड़ी अपनी कम्युनिटी है और जो इतनी पिछड़ी है शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसके उत्थान के बजाय केवल आप अपना व्यक्तिगत उत्थान और अपने खानदान का उत्थान कर रहे हैं। और अगर कुछ हो तो कहेंगे साहब ये तो दलितों पर हमला हो रहा नहीं, मैं बैठा हूँ है। ना। मैं सवाल करने के लिए तो मैं भी बैठा हूँ। नहीं तो आप बैठे हैं तो आपके जैसे कितने लोग हैं सर? आपके जैसे कितने लोग हैं? आप बताइए। आप बिहार में सहूलियत की राजनीति जीती है। जो लोग कल तक जो है तेजस्वी के यहाँ थे, जो उनके लगातार टच में थे, जो लालू जी के टच में थे, लेकिन जो आज बिहार में हुआ उससे मैं कहीं ना कहीं खुश भी हूं। खुश क्यों कैसे? हूं? कि अगर आप जो है इस तरह जीतन राम मांझी को जो है 4 आदमी पर जो है मुख्यमंत्री बनाते, आप भी सहूलियत की राजनीति करते कि जो है क्या कहते हैं उनको ले करके 4 आदमी को बना करके करते, तो फिर आप एक जो है वो क्या कहते हैं एक नए ढंग के छत्रप को आप देते और उसके बाद आप और लोगों को जो ला रहे थे कि किसी को एमएलसी बनाएंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे, किसी को राज्यसभा, तो आप भी तो सहूलियत की राजनीति करते ना। फिर आपको कितना हाँ, कंप्रोमाइज करना पड़ता। जी 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 जी। मेरा आज भी मानना है कि मैं स्टूडेंट था जिस समय जयप्रकाश मूवमेंट चल रहा था, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस जमाने में। मेरा आज भी यह मानना है कि अगर जयप्रकाश नारायण ने जनसंघ, समाजवादी संसोपा, संगठन आरएसएस। कांग्रेस, नहीं वो मतलब जनसंघ आरएसएस एक ही हो गया, इन सब पर हम्म। भरोसा न करके अगर जो है असम गण परिषद की तरह जिस तरह वहां के लड़कों ने आंदोलन करके और अपनी एक पार्टी बना करके और सब नए नए लोग जीते, हालांकि वो डिलीवर नहीं कर पाए इसलिए आज की डेट में वो उसमें चले गए। तो अगर जयप्रकाश नारायण ने जो है जनता पार्टी में स्वतः स्फूर्त लोगों को लेकर के, जो स्वतः स्फूर्त लीडरशिप उभरी थी उसको लेकर के अगर उन्होंने इन पिटे हुए मोहरों के बजाय अगर दांव लगाया होता, तो हो सकता है कि आज देश का चेहरा दूसरा होता, देश की राजनीति का चेहरा दूसरा होता। मैं तो तो समझता हूँ कि सवाल इस, पहला काउंटर रेवोल्यूशन था वो। हाँ, आप जब पिटे हुए लोगों को सहूलियत की राजनीति की तरह सरकार में शामिल करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, ये आपने भी कर्नाटक में देखा सर। कर्नाटक में जब अभी सिद्धारमैया का इन लोग जीत के आए, इसके पहले जो सरकार थी कुमार स्वामी की, उसको आपने गिरा के तोड़ फोड़ करके उसमें के लोगों को अपने साथ लेके आपने सरकार बनाई। तो सरकार बनाई तो उसका हश्र क्या हुआ ये बताइए। कितनी करप्ट सरकार बोमई की सरकार थी, जहां सीधे 40% कमीशन लेने की बात चली, कितने ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली। तो बीजेपी ने उस सहूलियत की राजनीति से बनाई थी। तो अब जो बिहार में बनी है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं कितनी सहूलियत। अब अगर ये तेजस्वी की बनती तो तेजस्वी को भी जो है वो समायोजित करने के लिए सहूलियत की राजनीति करनी पड़ती। तो उससे अच्छा है कि आप अपना फ्रेश जो वहां से है वो क्या मिटाइए। कहते हैं, हाँ, फ्रेश चेहरा लेकर के, फ्रेश नीति लेकर के आप जो है अपने समर्थक वर्गों में जाइए और जो है मतलब आगे के लिए जो है आप एकजुट कीजिए लोगों को। तो बजाय इसके कि समझौतावादी सरकार के अगर जो है एक बगहा सरकार बने तो मैं उसके ज्यादा मतलब पक्षधर में हूं। अगर कांग्रेस उसमें की सब। अकेले देखिए, अगर कांग्रेस की सब 2004 और 2009 में अकेले सरकार बनी होती तो हो सकता है कि 2014 में ऐसी स्थिति न पैदा होती, कोई सीएजी न पैदा होता। इस तरह जो रिपोर्ट जो है तमाम जो टेलीकॉम घोटाले से लेके कोयला घोटाले से लेके जो तमाम बातें उठी, क्योंकि उसमें जो सहयोगी दल थे उनके मंत्रियों का उसमें लिप्तता ज्यादा थी। हाँ, आपके भी जो है जो कलमाडी साहब थे, जो आज जिनको आपने एशियन गेम्स का जो है वो बना दिया था, उन्होंने भी जो है आपको डुबाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। तो सवाल इस बात का है कि फ्रेश आप जाइए, फ्रेश चुनाव लड़िए, मुद्दों पर चुनाव लड़िए, सहूलियत से सरकार मत बनाइए। इससे अच्छा है कि आप जो है वो विधानसभा भंग होने दीजिए और आप चुनाव में जाइए। आप सहूलियत वही की तो, राजनीति मत कीजिए, इससे किसी का भला नहीं होगा आपके। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जी, पद यात्रा, बड़े बड़े पद यात्राएं हुई। अंबेडकर ने महार सत्याग्रह किया था पानी के लिए। गांधी ने दांडी सत्याग्रह किया था। जवाहरलाल नेहरू चुनाव के समय बहुत लंबी
पद यात्रा की थी, कांशीराम जी ने साइकिल यात्रा की और जनता से संवाद का, देश को समझने का, सूबे को समझने का बढ़िया माध्यम होता है पद यात्रा और उससे आप लोगों से मिलते-जुलते हैं। राहुल गांधी भी पद यात्रा पे है, उससे सेहत भी ठीक हो जाता है वैसे पैदल चलने से। तेजस्वी ने इशारा किया है कि मैं जनता के बीच में जाऊँगा। क्या तेजस्वी यादव की टीम, कोई नए लोगों की टीम दिख रही है? क्या कोई ऐसा दिख रहा है कि जो नए एनर्जेटिक लोगों के साथ लोगों के बीच जाएँ और पूरा एक आंदोलन की तैयारी करें, जो कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, इशारा तो किया। तेजस्वी राहुल गांधी की तुलना में तेजस्वी की हार्ड लाइफ रही। हुँ, राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, पैदाइशी। हुँ, जवाहरलाल नेहरू पैदाइशी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो है चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। तो जो आदमी हार्ड लाइफ से निकला है उसके लिए पदयात्रा करना या उसके लिए जो है मतलब कठोर राजनीति करना कठोर धरातल पर उतना मुश्किल काम नहीं है जितना चांदी के चम्मच वाले के लिए मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि उसको आराम तलबी की एक जो है वो पृष्ठभूमि मिली हुई। तो अगर राहुल गांधी कर सकते हैं तो तेजस्वी क्यों नहीं कर सकते? टीम भी मेरा बनाना चाहिए मतलब, ना। हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर राहुल गांधी कर सकते हैं तो तेजस्वी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी जात पात से ऊपर उठ के जो है क्या कहते हैं वो यात्रा कर रहे हैं। और तेजस्वी के साथ जो है जातिगत राजनीति का एक जो है वो है और एक जो माई समीकरण है वहां यादव मुसलमान वाला, और जो वास्तव में अगर जोड़ दिया जाए तो वास्तव में सब पर भारी है। तो अब उस समीकरण में जो है अगर वो करते हैं पदयात्रा तो ऐसा नहीं है कि उनको समर्थन नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा। लेकिन अब उनकी नीति क्या है, उनकी आगे की रणनीति क्या है, ये हम और आप अभी से कैसे जान जाए। उन्होंने कहा है कि जी, हम जी। जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन वो जनता हुँ, के बीच में कैसे जाएंगे, किस रूप हुँ। में जाएंगे, ये किनके तो फिर साथ वही जाएँगे? बता। हाँ, किनके किनके साथ साथ जाएँ? जाएंगे, हाँ किनके साथ जाएंगे ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आपने ये देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक टूट गए, हुँ, लेकिन इस पूरे गठबंधन में सबसे कमजोर वोट मानी जा रही थी कांग्रेस। हुँ। वो जिसके नहीं टूटा। विधायकों जिसके विधायकों के बारे में था कि इतने लोगों का फोन बंद है तो इतने लोग दूसरों के संपर्क में है, तो कांग्रेस ने समय रहते उनको जो है वो हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। तो हैदराबाद शिफ्ट कर दिया तो हैदराबाद शिफ्ट करके भी जब आए तब भी तो डिफेक्ट कर सकते थे, क्योंकि वोट हुँ, देते समय तो कोई वहां रहता नहीं है। ठीक है, आप अगर दिखा के भी वोट दे रहे हो, हाथ उठा के भी वोट दे रहे हो, तो अधिक से अधिक यही हो सकता है ना कि आपके ऊपर दल बदल कानून के तहत जो है कार्रवाई के लिए हो सकता है। और फिर जब आप सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे तो महाराष्ट्र की तरह जो है आप अनंत काल तक जो है क्या कहते हैं सत्ता में बने रहेंगे, आपकी सदस्यता नहीं समाप्त होगी। फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। और आप अगर सत्ता दल के साथ हैं और केंद्र की सत्ता उसके साथ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जो है लगेगा राग दरबारी गाने, आपसे बता दें। तो कहने का एक सिर्फ मेरा तात्पर्य पर यह है कि जो सबसे कमजोर मानी जा रही थी कांग्रेस, जिसके बारे में कल तक था कि 15 विधायक के बारे में हुए, 4 विधायक अभी इधर उधर हैं, तो वो है तो उनमें तो एक का भी डिफेक्शन नहीं हुआ। आपका जो सीपीआई एमएल और सीपीआई और सीपीआईएम के जो एमएलए हैं उनके बारे में जो मिला के साथ संभवतः 16 शायद होते हैं, उनके बारे में था कि जो है उनमें से कुछ इधर उधर कोचिंग में जा सकते हैं, शिकार कैसे हो सकते हैं, उनमें से कोई शिकार नहीं हुआ। तो आप जब आनंद मोहन के लड़के जैसे लोगों को, आयातित लोगों को, जिनकी आपके राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा में कोई विश्वास नहीं है, उनको जब आप टिकट देते हैं तो कैसे आप मान के चलते हैं कि इनको सुविधा की राजनीति मिलेगी तो ये जो है असुविधा की राजनीति करेंगे। टिकट देते समय आपको अपना कैडर नहीं दिखाई पड़ता है, आप आयातित लोगों को टिकट देते हैं। आप हुँ, आयातित लोगों को टिकट देते हैं जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है सत्ता पाओ और हड़पो, और हड़पने के बाद जो है वो ईडी है उनके निशाने पर आओ, और अगर दबाव ऊपर से पड़े तो तुरंत दल बदल कर लो। अब आज महाराष्ट्र में ही चौहान साहब ने, अशोक चौहान ने दल बदल कर लिया। अशोक चौहान पर भी दुनिया भर के घपले घोटाले का आरोप है, आपसे बता दें। तो अब हो सकता है उनके ऊपर भी ईडी का जो है वो शिकंजा कस रहा हो, तो वो भी अजीत पवार बनना चाहते हो। हाँ, एक और तत्काल सवाल वो बा भी।
बीजेपी में शामिल नहीं हुए, आगे पीछे हो सकते हैं जी। अब इंडिया अलायंस में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, जी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज नहीं टूटा, हिला नहीं। आरजेडी के 3 विधायक चले गए। मास बेस के हिसाब से माले का मास बेस ठीक ठाक है बिहार में। आरजेडी के बाद मैं समझता हूँ माले के पास ज्यादा वोट है। जी। अब लोकसभा के मद्देनजर तो क्या रणनीति होगी इनकी, क्या होनी चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन? देखिए, इनको सबसे पहले तो जो मासेस के बीच में जो आपने कहा और इन्होंने भी कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता के बीच में 3 महीना बचा है, तो आपको ऐसा जो है अपना प्रोग्राम चाक आउट करना पड़ेगा कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जा सकें, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें। दूसरा, बजाय इसके कि हम इतना लड़ेंगे हम इतना लड़ेंगे, आप वास्तविक धरातल पर अभी से जो है अपने कैंडिडेट चुने। कैंडिडेट चुनने के बाद जो है वो न एक कैंडिडेट चुने तो 3 कैंडिडेट का पैनल बनाए, 2 कैंडिडेट का बनाए, 5 कैंडिडेट का बनाए। कैंडिडेट के बारे में समझें कि ये ऐसा तो नहीं कि ये जो है चुनाव जीतने के बाद ही कंप्रोमाइज करके उधर भाग जाएगा। तो इस तरह जो आप करें तो आप दीर्घकालिक नीति बनाए। आपको भले अगले 5 साल सत्ता ना मिले, लेकिन फिर जब मिलेगी तो मिलेगी। आप बीजेपी से क्यों नहीं प्रेरणा लेते कि 2 सीट पाई थी बीजेपी, अपने प्रयत्न के प्रति सतत, अपने लक्ष्य के प्रति सतत प्रयत्नशील थी, और आज की क्या पोजीशन है? 2 टर्म हो चुका, तीसरे टर्म की तैयारी कर रही है। तो उसको जब 2 सीट आई थी तो क्या वो निराश हो गई? क्या पार्टी खत्म हो गई थी? उसके लोग छोड़ छोड़ भागने लगे थे? 2 सीट आई थी जब भारतीय जनता पार्टी की, जनता पार्टी से अलग होकर के, तो उसके कौन लोग भागे थे? कोई भागा था? बीजेपी का कैडर कोई भागा था? वही भागेंगे बीजेपी से जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो दूसरे से उन्होंने आयात किया है अपने यहाँ, वही भागेंगे। सम्राट चौधरी भागेंगे अभी जो है विपरीत परिस्थिति हो जाए। तो कहने का मतलब है कि आप जब टिकट देते हैं उस समय नहीं देखते कि हमको किसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कुछ वैचारिक प्रतिबद्धता भी होती है। तीसरी बात, आप बहस अपनी पार्टी में आंतरिक बहस क्यों नहीं शुरू करना चाहते? क्यों नहीं आप राजनीतिक, आर्थिक, इन सारे विषयों पर खुल करके जो है लोगों को बोलने का मौका क्यों नहीं देना चाहते? वैचारिकी से क्यों आप भाग रहे हैं? क्यों आप जो है डायनिस्टिक रूल जो है आपने लगा दिया कि आला कमान ने ऊपर से मनोनीत कर दिया, थोप दिया तो वो मान लिया जाए? आप उसमें लोकतांत्रिक स्वरूप को क्यों, कहाँ ले जा रहे हैं? आप कहाँ के, आप आज बंगाल में, जो बंगाल में सीपीएम इतनी वो हो गई थी, अभी जब पिछले महीने में जब आपका क्या कहते हैं एसएफआई या डीएफआई का जब सम्मेलन हुआ था, वहां जो युवाओं की जो जन समुद्र उमड़ा था, उसको देख करके सारे राजनीतिक दल, बीजेपी, तृणमूल, सबके जो है वो क्या कहते हैं आपके सीने पर जो है सांप लौट गया था कि बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो वो रिसर्जेंस कर रहे हैं ना, मतलब वो ऊपर आ रहे हैं ना। ये तो नहीं कि उन्होंने जो है सत्ता के लिए जो है क्या कहते हैं कि सत्ता चली गई तो उसके बाद उनके जो बड़े बड़े छोड़ छोड़ के जो है लगे दूसरे दल में भागने। आपके क्या कहते हैं त्रिपुरा में लगे दूसरे दल में भागने, आपके केरल में लगे दूसरे दल में भागने। तो वैचारिकी भी है, उनका प्लेनरी होता है। आपका प्लेनरी कितने दिन से नहीं हुआ कांग्रेस का? राष्ट्रीय जनता दल का प्लेनरी कभी सुना आपने? पहले बीजेपी का भी होता था, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग उनकी हमेशा 3 महीने में होती थी। अब जब से मोदी जी का 10 साल का प्रादुर्भाव हुआ है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की पिछली मीटिंग कितने दिन पहले हुई है? अगर आपको याद हो तो हो, हमें तो नहीं याद है। तो ये जो अधिनायकवादी उसमें जो है वो सिमटता जा रहा है कि एक सुप्रीमो हो गया, 4 सुप्रीमो या 4 सुप्रीमो का ग्रुप हो गया और वो पूरी पार्टी को हमने उंगलियों पर नचा रहे हैं। बेचार की तेल बेचने चली गई। आपकी पार्टी में अगर आप जनरल नॉलेज का कंपटीशन करके देख लीजिए, पार्टी में मैं कह रहा हूं कैडर जो आपका है, कांग्रेस देख ले, समाजवादी पार्टी देख ले, आपके क्या कहते हैं मतलब राष्ट्रीय जनता दल देख ले, तो आधे से ज्यादा उसमें जो उनका कैडर है फेल हो जाए। अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्वामीनाथन को वैज्ञानिक बता रहे थे, कृषि वैज्ञानिक को वो जो है यांत्रिकी वैज्ञानिक बता रहे हैं। इतना जनरल नॉलेज डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है, आप समझ लीजिए। एक बहुगुणा जी के समय में बलिया के राम नगीना सिंह शिक्षा राज्य मंत्री थे, तो कहते थे कि हमारा सरकार में
बीएचयू बनारस, बीएचयू गोरखपुर, बीएचयू इलाहाबाद, बीएचयू आगरा में बड़ा शांति है। मतलब यूनिवर्सिटी से उनका पर्याय बीएचयू से था, आपसे बता, इतना उनका ज्ञान था। और एजुकेशन मिनिस्टर थे बहुगुणा के कैबिनेट में, कांग्रेस में। तो इस क्या करेंगे आप सर? जब आप वैचारिकी को नष्ट कर देंगे, बहस बंद कर देंगे, तो क्या होगा? चलिए सर, बहुत शानदार रहा। बीएचयू गोरखपुर, बीएचयू इलाहाबाद। सो यूं ही कोई बेवफा नहीं, नहीं ये होता। वही वही हुआ सर कि एक जमाने में जब मैनेजमेंट जो है टीचरों का वो लेता था, इंटरव्यू लेता था, तो एक गौरी बाजार का कॉलेज था देवरिया में, जहाँ के मैनेजमेंट में एक बहुत बुजुर्ग वार ठाकुर साहब थे। तो जो है इंटर कॉलेज के लेक्चरर का जो है वो इंटरव्यू हो रहा था। हम्म। तो जो है प्रत्याशी से उन्होंने पूछा कि आपने कितना पढ़ा है? हम्म। तो कहा साहब हम MA LT हैं। हम्म। कहा MA LT हैं? आप 2 साल और पढ़ करके FA काहे नहीं पास किए? पहले इंटर को FA कहा जाता था। ऐसे कहा जाता था। जी। मैट्रिक, मैट्रिक के बाद FA, FA के बाद BA, BA के बाद MA। अब वो एमए, MA हाँ। वाले को कह रहे हैं कि आपने 2 साल और पढ़ के, उन्होंने MA LT को जो है हाई स्कूल के समकक्ष समझ लिया, मैट्रिक के समकक्ष, और कहा कि आप 2 साल और पढ़ के FA काहे नहीं किया? वो टीचर की नियुक्ति कर रहे थे। जी। चलिए सर, तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अम्बेडकरनामा विशेष क्या है बिहार की राजनीति के मायने, और विपक्षी दलों को आत्मचिंतन विश्लेषण करना चाहिए। सिर्फ चाटुकार लोग से पार्टी चलाएंगे, गड़बड़ मामला है। वैचारिकी के साथ वैसे लोगों को लाएं जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता हो, अन्यथा ऐसे आए गए राम जो है कभी इधर तो कभी उधर, बैगन की तरह इस टोकरी में तो उस टोकरी में। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। जेपी साहब बता रहे हैं कि भाई सतर्क रहने की जरूरत है। सड़क पे उतरिए, लोगों के बीच जाइए, अपनी टीम बनाइए, और टीम बना के चारों दिशाओं में लोगों को छोड़िए। समाज जो है बदलेगी। शुक्रिया सर, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।